हेलो दोस्तों। न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं लवकुश वर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मैथ का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसका पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है। इस चैप्टर से ही हम मैथ्स की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये एकदम बेसिक चैप्टर है। एकदम जीरो से लेकर के हम धीरे धीरे करके ऊपर इसी चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम लोग देखते हैं। तो नंबर अर्थात संख्या क्या होती है? अंक या अंकों के समूह को नंबर कहते हैं। अंक क्या होते हैं? अंक में 0 से लेकर के 9 तक ये 10 अंक हैं, और इन्हीं अंकों या अंकों के समूह से संख्याएं बनती हैं। तो संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की या तीन प्रकार की हम कह सकते हैं होती हैं। पहली संख्या हो जाएगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका वास्तव में हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको सुनते हैं, देखते हैं, वह वास्तविक संख्याएं होती हैं। दूसरी हो गई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जो हमारी कल्पनाओं में हैं, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको बताया जाएगा थोड़ा सा। तो काल्पनिक संख्या का मतलब अंडर रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव संख्याएं हैं, जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -2, सॉरी, अंडर रूट -3, etc। ये सब क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर आ जाती हैं मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? ऐसी संख्याएं जिनमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं दोनों हो, या दोनों से मिलकर बनाई गई हो, उन्हें मिश्रित संख्याएं कहते हैं। जैसे 5 प्लस रूट -1, या 6 प्लस आई। आई क्या है? आई इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। आई मीन्स अंडर रूट -1। तो ये आपके सिलेबस से बाहर है, तो इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं। तो जितने भी अंक हैं, ये सब वास्तविक हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला पूर्णांक, दूसरा दशमलव। पूर्णांक को इंटीजर बोलेंगे। ये क्या होता है? तो पूर्णांक में जैसे -इनफाइनाइट, कामा, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट। ये क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है। तो इसमें जितने भी 0 से पहले अर्थात नेगेटिव पूर्णांक हैं या नेगेटिव इंटीजर हैं, उनको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर या ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। 0 के पहले प्लस या माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो 0 क्या है? उदासीन है या न्यूट्रल है। 0 क्या है? उदासीन या न्यूट्रल। उदासीन। जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा है या कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर या धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। अच्छा, तो ये जो पूर्णांक होते हैं, इनका फिर से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इन पूर्णांकों में पहला आ जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होती हैं?
प्राकृतिक संख्याएं प्रकृति से सीधे सीधे मिली हैं, इनका उपयोग हम गणना करने में करते हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की खोज किसने की, ये कुछ लिखित में मिला नहीं, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्याएं कहा गया कि ये सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त हुई हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी? जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 etc, ये सब क्या हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं। इनका कोई अंत नहीं। अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता है। उसके बाद में पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्याओं की खोज हो गई, फिर जीरो की खोज करके इन प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर दिया गया, तो संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण। तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? इसकी परिभाषा क्या होगी? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करने से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 etc। आपसे कहा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? एस, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह सभी पूर्ण संख्याओं में आएंगी। अगर कहा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसके बाद में अगला आ जाएगा सम संख्याएं या इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। या दो दो के गैप पर मिलने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। हम चाहे दो दो के गैप से आगे बढ़ें, चाहे दो दो के गैप से पीछे बढ़ें, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 etc। ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। अब अगर कहा जाए क्या सम संख्याएं निगेटिव भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। सम संख्याएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं। तो दो दो के गैप पर अगर कहा जाए कि 0, 0 में 2 आगे हम बढ़ाएंगे 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। ये सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। तो उसी तरह से जैसे 6 से 2 माइनस करेंगे 4, 4 से 2 माइनस करेंगे 2, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, 0 से 2 माइनस करेंगे -2, -2 से 2 माइनस करेंगे -4। ये सभी क्या है? सम संख्याएं हैं। उसके बाद में फिर अगला आ जाता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc। ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो अगर कहा जाए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, तो आंसर होगा 1। कहा जाए सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो इसका संख्याओं का कोई अंत नहीं है। सबसे बड़ी विषम संख्या हम नहीं बता सकते हैं। उसी तरह से कहा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो 0 होगी। कहा जाए सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता है। इसी क्रम में फिर आगे हम आएंगे। अगला आ जाएगा भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं
जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य संख्याएं क्या हैं हम समझेंगे। जैसे कहा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 और भी हैं। तो इसी में हम छांटेंगे कौन सी भाज्य हैं या भाज्य नहीं है। तो हमने कहा कि भाज्य संख्याएं क्या होंगी, जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं या जिन संख्याओं को, जो संख्याएं किसी संख्या से कटती हैं तो काटने वाली संख्याएं गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 1 1 सिर्फ 1 से कटेगा तो 1 का 1 गुणनखंड है। 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 के 2 गुणनखंड हैं, 1 और 2। 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 के भी 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 4 के 3 गुणनखंड हैं। अब इन्हीं को हम समझते हैं। जैसे 1 सिर्फ 1 से कटेगा तो 1 का सिर्फ 1 गुणनखंड है। 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 के 2 गुणनखंड हैं। 3 की बात करें, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 के 2 गुणनखंड हैं। 4 की बात करें, 4 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा तो 4 के 3 गुणनखंड हैं। 5 की बात करें, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 के 2 गुणनखंड हैं। 6 की बात करें, 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा तो 6 के 4 गुणनखंड हैं। कौन कौन से? 1 2 3 6। 7 की बात करें तो 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 के 2 गुणनखंड 1 और 7 है। 8 की बात करें, 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा तो 8 के 4 गुणनखंड हैं। 9 की बात करें तो 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 के 3 गुणनखंड हैं। 10 की बात करें तो 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा तो 10 के 4 गुणनखंड हैं। 11 की बात करें तो 11 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 के 2 गुणनखंड हैं। 12 की बात करें तो 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा तो 12 के 6 गुणनखंड हैं। हमने कहा कि ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे वह सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि किन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं। तो पहली मिलती है 4, तो इसके कितने गुणनखंड हैं? 3। अगली क्या मिलेगी? 6। अगली 8, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 10, नेक्स्ट 12 और भी हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हें भाज्य संख्याएं कहेंगे। या स्टार्ट में हम लिख सकते हैं 3 और 3 प्लस फैक्टर। 3 और 3 प्लस फैक्टर्स जिन नंबर के होंगे वह सभी नंबर क्या होंगे? भाज्य नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। तो एज 4 6 8 9 10 12 15 16 18 20 डॉट 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 etc। तो भाज्य संख्याएं आपने समझा, जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है तो 4।
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। कहा जाए सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, तब भी 4 है, क्योंकि 4 क्या है, एक सम संख्या है। अगर कहा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 9 है, क्योंकि 9 के पहले जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं वह सभी सम हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, या सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, या सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नंबर का अंत नहीं है, ये अनंत है। फिर अगला आ जाता है अभाज्य संख्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड, अर्थात जिन संख्याओं के ना तो 2 से अधिक ना ही 2 से कम गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 गुणनखंड, अर्थात ना तो 2 से अधिक और ना ही 2 से कम गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहीं से हम छांटेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। जिन संख्याओं के एग्जैक्ट 2 फैक्टर होंगे उन्हें अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो पहली अभाज्य संख्या 2। 2 के बाद में 2 के 2 गुणनखंड हैं, फिर 3 के 2 गुणनखंड हैं, अगली अभाज्य संख्या 3। 3 के बाद में 5 के एग्जैक्ट 2 गुणनखंड हैं, अगली अभाज्य संख्या 5। 5 के बाद में 7 के एग्जैक्ट 2 गुणनखंड हैं, तो अगली अभाज्य संख्या 7। इसके बाद में फिर 8, 9, 10 ये सभी भाज्य हैं, फिर अगली क्या आ जाएगी? 11। इसके बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, सॉरी 17, फिर 19, फिर 23, अगली आ जाएगी 23 डॉट 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 etc। तो ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, क्योंकि 3 सम नहीं है, 3 विषम है। सम और विषम के बारे में हम इससे पहले अभी तुरंत पढ़ चुके हैं। तो 3 विषम संख्या है। पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो वो 2 है। और एक चीज, अकेली 2 ही ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वह सभी भाज्य में आएंगी, क्योंकि सम संख्याओं के 3 गुणनखंड हो जाएंगे। 2 के अतिरिक्त जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, क्योंकि वो 1 से कटेगी ही कटेगी, स्वयं से कटेगी ही कटेगी, और साथ में सम होने की वजह से वह 2 से भी कटेगी। इसलिए 3 गुणनखंड सम संख्याओं के कम से कम हो ही जाएंगे, 2 को छोड़ करके। तो ये यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन आया है, या अन्य एग्जाम में भी आया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पूछा जाता है कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या पूछा जाएगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या पूछा जाएगा कि 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 1 to 10, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स? तो पहली अभाज्य संख्या आपने देखा 2 है, नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 7 है। ये 1 to 10 4 प्राइम नंबर्स आए, या 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके आगे 11 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो पहली 11 होगी, इसके बाद में 13 होगी, फिर 17 होगी, और फिर
19 होगी, टोटल 4 अभाज्य संख्याएं होंगी। फिर 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो एक तो 23 होगी, अगली 29 होगी। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। फिर 30 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो पहली 31 होगी, इसके बाद में 37 होगी। कितनी? 2। फिर 40 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो पहली हो जाएगी 41, फिर 43 और फिर 47। कितनी अभाज्य संख्याएं? 3। इसके बाद में 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो पहली होगी 53, फिर अगली होगी 59। कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। इसी तरह से 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? कौन कौन सी होंगी? तो पहली अभाज्य संख्या 61, अगली हो जाएगी 67। कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। फिर 70 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं? तो पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी 71, 73, 79, 71, 73 एंड 79। कितनी अभाज्य संख्याएं? 3। 80 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो पहली हो जाएगी 83, फिर हो जाएगी 89। कितनी अभाज्य संख्याएं? 2। फिर 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? सिर्फ 97, 1। तो ये हो गई 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं। अगर कहा जाए 1 से 100 तक की, जो कि कई बार पेपर में आया है, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो हम जोड़ेंगे 4, 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 2 17, 2 19, 3 22, 2 24, 1 25। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 50 यहां पर कंप्लीट होता है, यहां तक आता है। तो यहां तक हम जोड़ेंगे 4, 4 8, 2 10, 2 12, 3 15। तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 15। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 25। 50 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 10। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसके लिए एक हम ट्रिक भी बनाते हैं कि जिससे ये आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि ये बीच बीच में पूछा जाएगा। तो जैसे कहा जाए कि 1 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे 15। कैसे याद रखना है? तो इसका हम कोड बनाएंगे 44, 22, 32, 232, सॉरी 232, 22, 44, 22, 32, 232, 1। ये क्या है? 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का कोड है। 44, 22, 32, 232, 1। 44, 22, 32, 232, 1। तो ये 10 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, ये 20 तक की हैं, यहां से यहां तक 20 तक की, ये 30 तक की, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90, 100, 80, 90, 100। तो अगर आपसे कहा जाए कि 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 30 ये है, तो 4, 4, 8, 8 to 10।
कितनी? 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 30 से 60 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहां तक 30 तक हैं और 30 से 60 के बीच में या 30 से 60 तक की पूछा गया है, तो इसका मतलब 30 से आगे हमको देखना। तो 30 से आगे दो, यहां तक मतलब 30 से 40 तक दो, 40 से 50 तक तीन, 50 से 60 तक दो। तो कितनी? दो और तीन पांच, और पांच दो सात। तो 30 से 60 के बीच में 7 अभाज्य संख्याएं हैं। उसी तरह से आपसे कहा जाए कि 40 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो तीन दो पांच, दो सात, तीन 10, दो 12। तो इस तरह से अभाज्य संख्याओं का कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो आप बता दोगे। इसके अलावा अभाज्य संख्याओं से जोड़ करके और कई प्रश्न बनाए जाते हैं। औसत में बनाया जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, या प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, या प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो ये हम औसत चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा रीजनिंग में भी अभाज्य संख्याओं से क्वेश्चन बनाया जाता है। अभाज्य संख्याओं के अंतर पर एक एक करके अंक लिखा जाता है, फिर बीच में कोई मिस करके आपसे पूछा जाता है। तो अभाज्य संख्याओं का बड़ा इस्तेमाल है पेपर में। तो यहाँ इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न बना ही लिया जाता है। या तो मैथ्स में सीधा सीधा पूछा जाएगा, या इनडायरेक्ट औसत में बनाया जाएगा, और या रीजनिंग में बना लिया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। इसीलिए हमने इसका कोड भी बनाया है। तो इसी तरह से अगला टॉपिक आ जाएगा इसमें, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो इसी में हम अगला देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो। सीधी सीधी भाषा में या सीधी सीधी परिभाषा इसकी यही बनेगी, ऐसा पेयर जिनका एचसीएफ, एचसीएफ मींस मासा 1 हो, उन्हें को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 9, etc। ये सब क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनका इस्तेमाल हम एचसीएफ एलसीएम में करेंगे, और भी कई जगह इसका यूज है। पहले आप हर चीज के बारे में जानो, फिर इसका यूज हम कैसे करेंगे ये आगे आने वाले चैप्टर में आप समझोगे। तो हमने शुरुआत में ही बताया था, ये मैथ्स का बेस है। यहीं से मैथ्स की शुरुआत हुई है, क्योंकि शुरुआत में हम सबसे पहले मैथ्स में अंकों को सीखते हैं, फिर अंकों के क्लासिफिकेशन को सीखते हैं, कौन से अंक क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। तो इसी क्रम में अब अगला आ जाएगा, आपने पूर्णांक समझा कि पूर्णांक क्या है। फिर अगला दशमलव संख्याएं क्या हैं, डेसिमल नंबर क्या हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो डेसिमल नंबर को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं? क्योंकि यहीं से दशमलव की शुरुआत हुई है। पूर्णांक में क्या था? पूर्ण संख्याएं थी, इसमें ना तो भिन्न की बात हुई और ना ही दशमलव की बात हुई। दशमलव को अलग कर दिया गया, इसमें हम भिन्न और दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूप होगा वो या तो शांत होगा या फिर आवर्ती होगा। जो परिमेय संख्याओं का डेसिमल फॉर्म होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर रिकरिंग होगा, या रिपीटिंग होगा। तो परिमेय संख्याओं में जैसे 0,
एक परिमेय संख्या है। अब ये p बटा q के फॉर्म में अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो ये गलत है। ये p बटा q के फॉर्म में है, क्योंकि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में हमेशा 1 होता है। तो इसके बटे में 1 हम लिख करके या लिख सकते हैं या होती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है। इसके अलावा जैसे 2/5, 3/8, 1/3 माइनस 4/5 √4, 1.4, 2.333 डॉट डॉट डॉट, या इसी में हम और करेंगे 22/7। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो अगर इसका हम डेसिमल फॉर्म देखें या इसका हम अगर दशमलव रूप देखें, तो दशमलव रूप या तो शांत होगा और या फिर आवर्ती होगा। जैसे हम पहले एग्जाम्पल की बात करें जीरो की, तो जीरो का डेसिमल फॉर्म कैसा है, इसका डेसिमल फॉर्म शांत है। कैसे? अब जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और जीरो को 1 से भाग करेंगे तो जीरो आएगा, तो ये पूरी तरह से कट गया, तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, शांत है। उसी तरह से 2/5 की बात करें तो 2/5 और 5 से 2 को भाग करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसा है, ये भी कट गया, रुक गया, शांत हो गया, तो इसका दशमलव रूप कैसा है, शांत है। उसी तरह से 4/5 इसको भाग करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 आएगा, तो ये भी कट गया, रुक गया, शांत हो गया, तो इसका दशमलव रूप भी कैसा है, शांत है। उसी तरह से 3/8 की हम बात करें, 3/8 का दशमलव रूप, मतलब 3 को 8 से भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, तो 8 दूनी 16, नहीं 8 3 जा 24, सॉरी 3 था, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 3 24, 6 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 8 7 56, 4 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40। इसका भी दशमलव रूप क्या हो गया, कट गया, शांत हो गया, तो इसका भी दशमलव रूप कैसा है, शांत है। तो इसका दशमलव रूप शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। अच्छा, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जिनके आगे नेगेटिव लगा है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर, और जिनके आगे पॉजिटिव लगा है या चिन्ह नहीं लगा है उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसी तरह से 1/3 की बात करें, तो 1/3 को अगर हम दशमलव रूप में बदलते हैं, अर्थात 3 से 1 को अगर हम भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो, 3 3 जा 9, 1 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 1 बचा, जीरो बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से ये कभी भी शांत नहीं होगा, कभी भी रुकेगा नहीं, कभी भी ये कटेगा नहीं, और ना ही कभी झुकेगा। इसलिए ये क्या होगा, इसका दशमलव रूप आवर्ती होगा। तो पहले का दशमलव रूप शांत था, दूसरे का शांत था, तीसरे का दशमलव रूप शांत था, पांचवे का दशमलव रूप शांत था, लेकिन चौथे का दशमलव रूप कैसा है, आवर्ती है, क्योंकि ये कभी भी कटेगा नहीं, ये 3 3 बार बार आता रहेगा। और इसका अगर हम डेसिमल फॉर्म लिखें कि 1/3 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो 0.3 बार लिखेंगे। ये बार के कॉन्सेप्ट को अभी आगे की क्लासों में समझेंगे। आप केवल यही समझो कि जिन नंबरों या जो नंबर रिपीट होंगे, बार बार जो नंबर आएंगे, तो उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, ये संख्याएं बार वाली कहलाती हैं। तो इन बार वाली संख्याओं को आगे समझेंगे, इनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुणा करेंगे, कैसे भाग करेंगे। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर समझ रहे हैं। अच्छा, अब इसी क्रम में आता है 22/7। 22/7 का को भी जब हम भाग करेंगे, मतलब 22 को, सॉरी
जब 22 को 7 से भाग करेंगे तो 7 त्रिक 21, एक बचा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 अठी 56, 4 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 पची 35, 5 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 सता 49, एक बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28। देखो यहीं से ये रिपीट करने लगा। तो इसका भी दशमलव रूप कैसा है? आवर्ती है, क्योंकि 1 4 2 8 5 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका भी दशमलव रूप कैसा होगा? आवर्ती होगा। आवर्ती की वजह से ये कैसा होगा? शांत होगा। तो इसका आवर्ती की वजह से 22/7 का दशमलव रूप कैसा होगा? आवर्ती होगा, या इसको रिपीटिंग बोलेंगे। उसी तरह से √4, ये √4 का वर्गमूल 4 होगा, या 4 का वर्गमूल √4 की वैल्यू 2 होगी, या 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 कैसा है? शांत है। तो इसका दशमलव रूप कैसा होगा? शांत होगा। उसी तरह से 1.4 का दशमलव रूप कैसा है? शांत है। उसी तरह से 2.333 का दशमलव रूप कैसा है? आवर्ती है, क्योंकि हमने डाट डाट लगाया है, तो इसका दशमलव रूप कैसा है? आवर्ती है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं होती हैं, और इनका दशमलव रूप ना तो शांत होता है, ना ही आवर्ती होता है। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूप ना तो शांत और ना ही आवर्ती होता है, और ये संख्याएं p/q के रूप में होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, वर्गमूल के अंतर्गत आने वाली ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √1 परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ग 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो √2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अगली आ जाएगी √3। 4 पूर्ण वर्ग है, तो 4 परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, वो परिमेय संख्या है। फिर √5, उसके बाद में पाई, उसके बाद में 1.34532674 तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसका इसको इसका जो डेसिमल फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म हमने लिखा है, इसमें कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट का मतलब या तो एक एक नंबर बार बार आता रहे, या फिर पेयर का पेयर रिपीट होता रहे। इसमें ना तो एक एक दो नंबर बार बार आ रहे हैं, ना कोई पेयर रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर पाई को रखा गया है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत, और जबकि पाई का जो मान 22/7 है, उसको परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया है। इसको हम समझेंगे। तो पाई का जो मान है वो 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं है, ये लगभग में बराबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू रखने पर कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाती, इसलिए पाई का जो मान है वो लगभग में 22/7 के बराबर है, इसलिए पाई को 22/7 के बराबर माना गया है। लेकिन पाई का जो एग्जैक्ट मान है वो 22/7 के बराबर नहीं है, इसलिए पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है, और पाई का जो मान है 22/7 वो क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे तो अगर कहा जाए कि पाई का मान वास्तव में होता क्या है, तो पाई का मान होता है 3.1415 डॉट डॉट डॉट। जो पाई का मान है होता है
3.1415 डॉट डॉट डॉट। इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो कभी भी ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट होगा। जबकि जो 22/7 था उसका डेसिमल फॉर्म क्या था? 22/7 का जो डेसिमल फॉर्म था वो 1.41, एक मिनट, हाँ 1.142857, सॉरी, हाँ 3.142857, 3.14, 3.142857 और इसी के ऊपर बार। ये क्या है? पाई का मान है। नहीं, पाई का मान नहीं है, सॉरी, एक मिनट। पाई का मान क्या है? 3.1415 डॉट डॉट डॉट। जबकि 22/7 का मान क्या है? 22/7 का मान, सॉरी, 3.142857, इसका मान है 3.142857 के ऊपर बार। ये है पाई का मान। तो लगभग में 22/7 का जो डेसिमल फॉर्म है और जो पाई का डेसिमल फॉर्म है लगभग बराबर है। इसलिए ये माना गया है कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, लगभग में बराबर होता है। तो आज हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन को समझा, जाना और सीखा। इसी क्रम में अगला टॉपिक अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। अगली क्लास में नया चैप्टर हम सीखेंगे। नमस्कार।